बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द केमिस्ट्री लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन के डेफिनेशन क्या है, मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं। देखें, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसे हम STP भी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, occupies a volume of 22.414 decimeter cube. This volume of 22.414 decimeter cube is called molar वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है इस बात का, आइए इसे समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में कोई भी गैस है और वो गैस क्या है, 1 मोल है, और वो गैस क्या है, आइडियल भी है। इधर बात लिख देते हैं साइड पे कि गैस क्या होनी चाहिए, आइडियल भी होनी चाहिए। ये आइडियल गैस क्या होती है, ये हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस करेंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ गैसेस, विच वन ऑफ देम इज़ आइडियल एंड अदर इज़ नॉन आइडियल। तो 1 मोल आइडियल गैस है, कोई भी गैस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर मौजूद है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इधर लिया जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस और स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाएगा 1 atm। ठीक है, कोई भी गैस जो आइडियल हो, 1 मोल हो, टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, और प्रेशर उसका 1 atm हो, तो वो गैस जो वॉल्यूम घेरेगी, जो वॉल्यूम ऑक्युपाइज करेगी, वो वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी वॉल्यूम को नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम का, यानी 1 मोल गैस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है। कोई भी गैस हो, शर्तें सिर्फ 3 हैं। एक के 1 मोल हो, दूसरा आइडियल हो, तीसरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हो, तो वो एक जितना वॉल्यूम घेरेंगी और वो वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड होगी, और वो कितनी होती है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर, इसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। सही हो गया जनाब। उसके बाद दूसरी जो बात इसमें डिस्कस हुई है, आए उसे चेक करते हैं कि वो क्या है। वो बात है कि इट इज़ ट्रू ओनली व्हेन द गैस इज़ आइडियल। ठीक है, ये उस वक्त सही होगा, ये मोलर वॉल्यूम होगा, या हम मोलर वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे व्हेन द गैस विल बी आइडियल। आगे हमने लिखा द आइडिया ऑफ द आइडियलिटी ऑफ द गैस इज़ मेंशन इन चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हम इसका आइडिया पढ़ेंगे, इसके बारे में, आइडियल गैस के बारे में डिस्कशन होगी। विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये जो आज हमें इंफॉर्मेशन मिली है, यानी मोलर वॉल्यूम का हमें जो पता चला है, वी कैन कन्वर्ट द मास ऑफ अ गैस एट STP इनटू इट्स वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि हम इस मोलर वॉल्यूम की हेल्प से मास ऑफ गैस को
वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ गैस को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो वो जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ाए हुए हैं यूट्यूब पे, केमिस्ट्री लवर के नाम से जो हमारा चैनल है उस पे आप जाके देखेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे कि किस तरह से हम मैस से वॉल्यूम में जाते हैं और फिर वॉल्यूम से मैस में आते हैं। जनाब आओ अब हम देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल जो हमें समझाएगी मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। देखें, एक हाइड्रोजन गैस है जिसका मैस कितना है 2.016 ग्राम। याद रहे जो मैस ग्राम में होता है वो कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल ऑफ H2। एक मोल हाइड्रोजन की गैस है, हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ये गैस आइडियल है और इसका वज़न कितना है 2.016 ग्राम है। तो एक मोल गैस है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद इसके अंदर कितनी होगी? इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। और अगर तो ये गैस हाइड्रोजन गैस STP पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है, बाकी शर्तें भी पूरी हो गई, तो फिर हम कहेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। कोई भी गैस होगी अगर कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, और इसी वॉल्यूम को नाम दिया जाएगा मोलर वॉल्यूम का। उसके बाद मेरे बेटे बात करते हैं एक और एग्जाम्पल। 16 ग्राम है मीथेन का, 16 ग्राम मीथेन CH4 है, तो ये कितने मोल के बराबर होगी? जाहिर सी बात है ये 1 मोल के बराबर होगी क्योंकि उसका जो मैस है हमने उसे ग्राम में जाहिर किया हुआ है, तो ये 1 मोल के बराबर होगी। अब 1 मोल मीथेन गैस है तो जाहिर है कितने मॉलिक्यूल होंगे एक मोल में? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन होंगे। और अगर ये गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर मौजूद है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। सही, तो इसका मतलब चाहे जो भी गैस है मगर वो वॉल्यूम एक जैसा ऑक्यूपाई कर रही है। अगर दोनों 1 मोल हैं, मैस पे वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता? आप कहेंगे कि सर अगर हमारे पास 1 दर्जन अंडे हों और हमारे पास 1 दर्जन एप्पल हों तो क्या दोनों एक जितनी जगह घेरेंगे? नहीं, अंडे तो कम जगह घेरेंगे और एप्पल थोड़ा साइज में बड़ा होता है तो एप्पल ज़्यादा जगह घेरेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, मगर गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। गैसेस के केस में अब रूम टेम्परेचर पर कोई भी गैस मौजूद है, फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन गैस मौजूद है। कौन सी गैस मौजूद है? हाइड्रोजन गैस मौजूद है रूम टेम्परेचर पे, ठीक हो गया। तो रूम टेम्परेचर पे हर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से 300 गुना दूर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये इसका जो लेट सपोज इतना बड़ा होता तो नहीं है, लेट सपोज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इस गैस के मॉलिक्यूल का डायामीटर है 1 सेंटीमीटर। कितना है ये मोटाई में? 1 सेंटीमीटर। और ये जो दूसरा इसी गैस का मॉलिक्यूल है वो भी 1 सेंटीमीटर उसका जो है डायामीटर है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 सेंटीमीटर के फासले पर होगा, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा इनके साइज़ के मुकाबले में 300 टाइम डिस्टेंस होगा। आम रूटीन में जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान यही फासला होता है, 300 गुना का फासला होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अच्छा, हमें समझ आ गई इस बात की कि हर गैस का जो मॉलिक्यूल होगा उनके दरमियान कितना फ़ासला होगा? 300 गुना का फ़ासला होगा उनके साइज़ के मुताबिक। तवज्जो फरमाएंगे, ये मैंने आपके सामने 2 सिलेंडर बनाए हैं, मैं कहता हूँ दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब है। ठीक है, हमने इस सिलेंडर में रखे हुए हैं हाइड्रोजन के एटम,
देखें मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ये एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, सॉरी, ये दूसरा हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, ये फिर तीसरा हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, इसी तरह मेरे बेटे ये एक और हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, इसी तरह ये एक और हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, इसी तरह ये एक और हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, और ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट सपोज इसमें 8 हाइड्रोजन के मालिक्यूल हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इस बीकर में हम मीथेन के मालिक्यूल लेते हैं, 8 ही लेते हैं। अब आम रूटीन में तो उनके दरमियान कितना फासला था? उनके दरमियान फासला था अपने साइज से 300 टाइम, यानी 300 गुना फासला था। ठीक, तो अब ये है मीथेन का मालिक्यूल, ये थोड़ा सा बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। एक ही जगह पर 8 मालिक्यूल आ गए हाइड्रोजन के और 8 मालिक्यूल किसके आ गए? मीथेन के। क्या दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। आम हालत में हर गैस के मालिक्यूल के दरमियान 300 टाइम फासला होता है। जब बड़े मालिक्यूल्स उसी जगह पे समाते हैं जो वॉल्यूम सेम है, 22.414, इसका भी, तो वो क्या करते हैं? करीब करीब हो जाते हैं। फासला तो उनके दरमियान वैसे होता है, मगर जब जगह कम होती है तो बड़े मालिक्यूल करीब करीब हो जाते हैं। 16 ग्राम ज़्यादा होगा ना वज़न, इधर 2.016 ग्राम कम होगा, मगर दोनों ने वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई किया हुआ है। जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को जगह देखकर, वो कहते हैं ना कि चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, ये भी ऐसे ही करते हैं, जगह देखकर करीब करीब हो जाते हैं। आप एक क्लास में 10 बच्चे बिठा दें, छोटी सी क्लास है, 10 बच्चे खुले खुले करके बिठा दें। आप उसी क्लास में 10 बड़े मोटे बंदे बिठा दें तो वो जगह ज़्यादा घेरेंगे तो उन्होंने सारा करीब करीब करके बिठा देंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साइज़ चाहे जो भी हो, वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और इन बातों को मैंने आगे एक्सप्लेन करके लिखा भी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट फ्रॉम द अबव डेटा that 22.414 of decimeter cube of each gas has different mass but the same number of molecule। बिल्कुल यही मैंने बताया है, mass different है। ये देखें 2 ग्राम 16 ग्राम, मगर मालिक्यूल की तादाद क्या है? वो सेम है, 6.02 इंटू 10⁻23। इधर भी 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फ्रॉम द अबव डेटा। हमें पता चल गया कि मैस डिफरेंट हैं मगर मालिक्यूल्स की तादाद सेम है। ऐसा क्यों है? द रीज़न इज़ दैट मैसेज एंड साइज ऑफ मालिक्यूल्स डो नॉट इफेक्ट द वॉल्यूम। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि मैस और साइज ऑफ मालिक्यूल वॉल्यूम पे असर अंदाज नहीं होता। नॉर्मली it is known that in the gaseous state the distance between molecules is 300 times greater than their diameters। उनके साइज, उनके डायमीटर के मुकाबले में एक दूसरे से नॉर्मल हालात में फासला कितना होगा? वो फासला होगा जनाब 300 टाइम का। क्लियर? दिस वाज अबाउट द मोलर वॉल्यूम जो मैंने आपको पढ़ाया। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इसमें से आता है कि मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखें, एग्जाम्पल, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वॉल्यूम ऑफ गैसेस डू नॉट इफेक्ट फ्रॉम मैस एंड साइजेस। तो इसकी वजह आपने यही नीचे वाली लिखनी है, और ये जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल समझाई इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी जानिब से मोलर वॉल्यूम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, उसका नाम है स्टीशियोमीट्री। अच्छा, इसको लोग स्टाइकोमीट्री भी पढ़ते हैं, स्टीशियोमीट्री भी पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हैं।
आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द स्टीशियोमेट्री, ये क्या भला है, पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। स्टीशियोमेट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactant and product in a balanced chemical equation। इंतहाई ज़बरदस्त डेफिनेशन है इसकी, और आप इसको समझेंगे तवज्जो से, और मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक इक्वेशन लिखकर। हाइड्रोजन गैस है जिसे हम O2 कहते हैं, और साथ में हमने इसके ऑक्सीजन गैस लिखी जिसको जनाब O2 का नाम दिया जाता है। और देखें आपस में मिलने के बाद ये बना लेते हैं वाटर, जिसका फार्मूला होता है H2O, दिस इज़ वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इस जगह पे अच्छा, ये जो आपके सामने मैंने मसावात लिखी है, इक्वेशन लिखी है, इसको नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन का। क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन का। अगर मैं एरो के दोनों साइडों पे एटम्स की तादाद को बराबर कर लूं तो फिर इसको नाम देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, क्योंकि फिर ये बैलेंस हो जाएगी। अब इधर 2 हाइड्रोजन हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन हैं, अरे हाइड्रोजन तो बैलेंस हैं। इधर 2 ऑक्सीजन हैं मगर इधर 1 ऑक्सीजन है, तो आप इधर क्या लगाएंगे, अपनी तरफ से आप इधर लगा देंगे 2। जब 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ ये ज़रब खा रहा है 2, तो ऑक्सीजन हो गए दोनों साइडों पे 2-2, और हाइड्रोजन की तादाद तो बढ़ गई, 2 2s are 4। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें खुद से इधर भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि दोनों साइडों पे इक्वेशन क्या रहे, बराबर रहे। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करेंगे, इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। सवाल पैदा होता है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है। मैं बता देता हूं। आपके पास अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी मौजूद है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी का आपको पता है, तो आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी है तो आप रिएक्टेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी दोनों के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, यानी एक की मालूम हो क्वांटिटी तो दूसरे की फाइंड आउट की जा सकती है बाय द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस बात को, इस ब्रांच को स्टीशियोमेट्री का नाम दिया जाता है। एक बार फिर सुने, अगर हमारे पास क्वांटिटी का मतलब है हाइड्रोजन का मैस हो, ऑक्सीजन का मैस हो, तो हम वाटर के मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। या हमारे पास वाटर का मैस हो तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वॉल्यूम हो तो हम वाटर के वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। यानी एक की क्वांटिटी से दूसरे की क्वांटिटी मालूम करना, नोन की क्वांटिटी से अननोन की क्वांटिटी फाइंड आउट करना ही ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विल बी कॉल्ड एज स्टीशियोमेट्री। इंतहाई आसान है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था 2019 के पेपर में। आगे चलते हैं। विद द नॉलेज ऑफ एटॉमिक मैस, आपको पढ़ाया एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, द मोल, मॉलिक्यूलर मैस के बारे में बताया, एटॉमिक मैस जो एवरेज एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में जनाब को पढ़ाया था। अच्छा, द एवोगैड्रोस नंबर एंड द मोलर वॉल्यूम। वो कहता है ये सारी चीज़ों का इल्म हासिल करने के बाद, नॉलेज हासिल करने के बाद वी कैन मेक यूज़ ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल मसावात या केमिकल इक्वेशन का बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटर तरीके में इसको यूज़ कर सकते हैं टू गेट मैनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। यानी इस इक्वेशन को हम जब एटॉमिक मैथ सीख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मैथ सीख लेते हैं, मोल सीख लेते हैं, एवोगैड्रोस नंबर की तालीम हासिल कर लेते हैं, मोलर वॉल्यूम को पढ़ लेते हैं, तो हम केमिकल इक्वेशन को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए?
बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन कौन सी हैं, ये भी आज बात डिस्कस हो जाएगी। मगर वो कहता है ये जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं हैव सर्टेन लिमिटेशन एज वेल। एक केमिकल इक्वेशन, केमिकल मसावात की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है नुकाइस होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं केमिकल मसावात की। कौन सी हैं? ये दो हैं, इनको आपने याद भी करना है। पहली बात, दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। एक केमिकल इक्वेशन हमें ये नहीं बताती कि किन कंडीशंस, किन हालात में रिएक्शन हो रहा है, और ये हमें इक्वेशन ये भी नहीं बताती कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। 3 मिनट में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, 4 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, 1 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें केमिकल इक्वेशन बिल्कुल भी बताती नहीं है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं दूसरी लिमिटेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन कैन इवन बी रिटन टू डिस्क्राइब अ केमिकल चेंज दैट डज नॉट अकर। वो कहता है हम केमिकल मसावात उस रिएक्शन के लिए भी लिख देते हैं, जरूरी नहीं जो रिएक्शन हो रहा हो। मतलब इसका कहने का ये है कि हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस जो रिएक्शन हमने लिखा है रिएक्शन वैसा ही हो रहा हो। वो इक्वेशन गलत भी तो हो सकती है, उसमें कोई चेंज भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब केमिकल इक्वेशन पे इन्हिसार नहीं हो सकता। ये दो लिमिटेशंस हैं, 3 कर लें। नॉट टेल अबाउट द कंडीशन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन राइट फॉर दोज रिएक्शन या दोज केमिकल चेंज विच कैन नॉट बी अकर। सही हो गया? तो ये थी 2 लिमिटेशन। जब आप स्टिशियोमीट्री पढ़ेंगे या स्टिशियोमीट्री को केमिस्ट्री की मसावातों के ऊपर लागू करेंगे